ओके, आज हम स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम को स्टडी करने जा रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रोस्कोपी और टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम को स्टडी किया था। तो थोड़ा बहुत रिव्यू लेके मैं आज के लेक्चर पे पहुंचता हूं। स्पेक्ट्रम क्या था? अ बैंड ऑफ रेज ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ obtained from decomposition of white light when passing through a prism is called spectrum. And the branch of physics which deal with the production, measurement, interaction, absorption and emission of electromagnetic radiation by the atoms of various element is called spectroscopy. स्पेक्ट्रम के अंदर तीन टाइप्स थी: कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम, बैंड स्पेक्ट्रम एंड लाइन स्पेक्ट्रम। कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम में डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस ओवरलैप किए हुए, डिफ्यूज किए हुए, मर्ज किए हुए, विदाउट ब्रोकन पैटर्न आउटपुट के तौर पे हमें स्क्रीन पे मिलती हैं, यानी उसके अंदर डिसकॉन्टिन्यूटी नहीं आती। तो उसको हमने कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम का, ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम या वाइट लाइट का स्पेक्ट्रम। बैंड स्पेक्ट्रम में हमें फ्यू फ्रीक्वेंसी लाइंस या स्पेक्ट्रल लाइंस आपस में ओवरलैप की होती हैं और बीच में ब्रोकन पैटर्न आता है। स्पेक्ट्रल लाइन का एक ग्रुप बना, ब्रोकन पैटर्न, फिर आगे एक ग्रुप बना, फिर ब्रोकन पैटर्न। तो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा जो है वो बेसिक एग्जांपल थी बैंड स्पेक्ट्रम की। जबकि लाइन स्पेक्ट्रम में हमें इंडिविजुअली, इनफरादी तौर पे डिस्क्रीट स्पेक्ट्रल लाइन जिसकी फ्रीक्वेंसी और करेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ डिस्क्रीट होती है, आउटपुट के तौर पे मिलती है और बीच में डिसकंटिन्यूस पैटर्न ऑब्जर्व होता है, यानी डिसकंटिन्यूटी आती है, पार्टिकुलर लाइंस मिलेंगी। तो हमने कहा एटॉमिक स्पेक्ट्रा या हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो है ये लाइन स्पेक्ट्रम की बेस्ट एग्जांपल है। और आइसोलेटेड एटम्स जो हैं इस तरह का स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि आइसोलेटेड एटम का स्पेक्ट्रम कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। हमने एक एक्सपेरिमेंट किया और आज हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को सक्सेसफुली बल्कि कम्प्रिहेंसिवली स्टडी करने जा रहे हैं। फर्स्ट टाइम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को स्टडी किया था 1885 में। एक साइंटिस्ट था बाल्मर। उसने हाइड्रोजन को चूज़ क्यों किया कि इट इज़ द मोस्ट सिंपलेस्ट एलिमेंट प्रेजेंट इन आवर यूनिवर्स विच कंटेन सिंगल इलेक्ट्रॉन, कि एक ही सिंगल इलेक्ट्रॉन है जो कि उसकी ग्राउंड स्टेट में है और हाफ फिल्ड है, यानी ग्राउंड स्टेट में n=1 में सिंगल सब शेल है, s सब शेल, और उस सब शेल के अंदर एक ही ऑर्बिटल्स है और उस ऑर्बिटल्स में ये इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है और हाफ फिल्ड है, क्योंकि ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं। तो इसे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं आप। तो इस इलेक्ट्रॉन को ईजीली आप एनर्जी प्रोवाइड करके ग्राउंड स्टेट से हायर अलाउड स्टेट तक ले जा सकते हैं, n=1 से 2, 3, 4, 5, 6 अप टू सो ऑन। डिफरेंट अलाउड स्टेट में जब ये इलेक्ट्रॉन जाएगा और वापस डी एक्साइट होकर जब आता है तो इट वुड इमिट लाइट इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस। आपको डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज और डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट इमिट करके देगा। अब ये जो लाइट हमें मिली है, इस लाइट की वेवलेंथ क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, इसकी इंटेंसिटी क्या है। तो बाल्मर ने 1885 में फर्स्ट टाइम इस स्पेक्ट्रम को ऑब्जर्व किया और इसका जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप था वो ये है। ये कल भी हल्का सा मैंने एक्सप्लेन किया कि हमने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, ग्लास ट्यूब, जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स हैं और बीच में हाइड्रोजन गैस को फिलअप कर दिया है। कल मैंने कहा था कि आप हाइड्रोजन के अलावा नियॉन, हीलियम या आर्गन गैस ले सकते हैं। तो जब आपकी इंटेंशन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पे है तो आपने इस ट्यूब के अंदर सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन को फिलअप करना है एट वेरी लो प्रेशर। इन दोनों इलेक्ट्रोड को हाई वोल्टेज सिग्नल से अटैच कर दें या हाई टेंशन बैटरी से अटैच कर दें। तो जब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होगा विद इन द ट्यूब, हाइड्रोजन गैस ग्लो करेगी। तो यहाँ हाइड्रोजन गैस के ग्लो करने से क्या मुराद है कि ये ब्लूइश रेड कलर की लाइट इमिट करेगी। दिस इज कॉल्ड ग्लो ऑफ हाइड्रोजन गैस। और ये उस वक्त होगा जब आमतौर पे हाइड्रोजन और अदर गैसेस इंसुलेटर ट्रीट होती हैं। लेकिन याद रख लो, लो प्रेशर और हाई वोल्टेज पे जब इंटेंसिव इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाती है विद इन द ट्यूब तो हाइड्रोजन कंडक्ट करती है करंट को। इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, कि ट्यूब के अंदर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज टेक प्लेस हो गया है। तो क्या होगा कि इलेक्ट्रोड से
इलेक्ट्रोड से जो इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे, इमिटेड इलेक्ट्रॉन याद रख लो, ये हाई वोल्टेज की वजह से काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे। ये जो काइनेटिक एनर्जी इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन के पास होगी, हाइड्रोजन एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन हैं उनसे कोलिजन करेंगे, उन इलेक्ट्रॉनों को ग्राउंड स्टेट से कहाँ ले जाएंगे, वेरियस हायर अलाउड स्टेट में ले जाएंगे। तो जब वो वापस डी एक्साइट होके आएंगे तो दो ऑर्बिट के डिफरेंस के इक्वल रेडिएशन इमिट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन। उन वेव्स को हमने क्या करना है, कलेक्ट करना है और उनकी वेवलेंथ को स्टडी करना है। हम नहीं बल्कि ये बाल्मर स्टडी कर रहा है 1885 में। तो उसका जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप था, रेडिएशन इमिट होंगी, आगे स्लिट है, स्लिट इन इमिटेड रेडिएशन को कोलिमेट करेगी। फिर हमने डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग प्लेट रखी हुई है, डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग रखा है ताकि अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ ये इस डायफ्रैक्शन डिस्पर्सिव मीडियम में से गुजरे और ये डिस्पर्स होके फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर कुछ इमेजेस बनाएं। तो ये जो स्क्रीन है, इस स्क्रीन के ऊपर बाल्मर कहता है कि मुझे कुछ विजिबल रेंज में कुछ इमेजेस मिली, यानी रेड कलर ऑब्जर्व हुआ, ब्लू कलर ऑब्जर्व हुआ और वायलेट कलर ऑब्जर्व हुआ। अब हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का स्पेक्ट्रम आपके सामने है। आप जानते हैं कि सबसे टॉप पे गैमा रे है, फिर एक्सरे है, फिर अल्ट्रावायलेट है, ये विजिबल है, फिर इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, टेलीविजन, रेडियो वेव। तो बाल्मर सिर्फ हाइड्रोजन एटम से इमिट होने वाली वो रेडिएशन ऑब्जर्व कर सका जिनका स्पेक्ट्रम विजिबल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में लाए करता था, यानी विजिबल स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन कर सका। अब क्वेश्चन ये है कि क्या हाइड्रोजन एटम से सिर्फ विजिबल रेडिएशन ही इमिट हो रही थी? तो इस बात को एनालाइज करने के लिए 5 years लेटर ऑन 1890 में, ये हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, अच्छा बात का बुकों में नहीं होती, इस पर स्ट्रेस करें कि 5 years लेटर ऑन 1890 में रेडबर्ग एक साइंटिस्ट था, इसने एक एम्पिरिकल फार्मूला दिया और ये जो विजिबल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम था, बाल्मर ने तो बता दिया कि ये हाइड्रोजन से जो रेडिएशन इमिट हो रही है ये विजिबल है, ठीक है, कलर भी बता दिया, लेकिन दे कुड नॉट कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ दीज इमिटेड स्पेक्ट्रल लाइन, उनकी वेवलेंथ नहीं कैलकुलेट कर सका। तो रेडबर्ग ने एक एम्पेरिकल रिलेशन दिया जिसको हम लेटर ऑन प्रूव करेंगे नेक्स्ट 2-3 लेक्चर्स में कि 1/λ RH 1/2² - 1/n²। इसमें RH रेडबर्ग कांस्टेंट था जिसकी वैल्यू 1.0974 10⁻7 मीटर इनवर्स, और 2 जो है ये ऑर्बिटल स्टेट थी, क्वांटम स्टेट, एनर्जी स्टेट, और n जो है इसकी वैल्यू 3, 4, 5 अप टू सो ऑन, यानी 2 से 1 टाइम ग्रेटर से स्टार्ट होती है, 3, 4, 5 और लास्ट वैल्यू क्या हो सकती है, इन्फिनिटी। और लेटर ऑन बाद में इस n को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का नाम दिया गया जो नंबर ऑफ ऑर्बिट या नंबर ऑफ स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है। यानी यहाँ इसकी अटेंशन ये थी कि अगर इलेक्ट्रॉन 3 से 2 में आता है, ये लोएस्ट स्टेट होगी 2, और हायर स्टेट कौन सी हो सकती है, मैंने कहा ना n स्टैंड करता है कहाँ से, n = 3, 4, 5 अप टू लास्ट वैल्यू इन्फिनिटी। अगर हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन इस एक्सपेरिमेंट में जो इलेक्ट्रॉन इमिट हुए इलेक्ट्रोड से, उनके पास काइनेटिक एनर्जी थी ना, बड़ा फेमस इक्वेशन है, काइनेटिक एनर्जी = EV0, बहुत ही फेमस इक्वेशन है ये। उनके पास जो काइनेटिक एनर्जी थी कोलिजन प्रोसेस के तहत, वो काइनेटिक एनर्जी इन एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स ने हाइड्रोजन एटम के ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन्स को दी। तो हाइड्रोजन के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन था, मैंने पहले कहा है कि ग्राउंड स्टेट में, अब एक एटम तो नहीं था, यहाँ पर तो मिलियन ऑफ एटम्स हैं। तो कोई इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट n = 1 से 2 में चले गए, कोई 3 में चले गए, कोई 4 में चले गए, कोई 5th में चले गए, ठीक हो गई बात ये। इसी तरह कोई 2 से 3 में चले गए, कोई 2 से 4 में, कोई 2 से 5th में। स्पेक्ट्रम तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन उस वक्त सिर्फ एक रीजन एक्सप्लेन हुआ कि जब अगर इलेक्ट्रॉन 2 में है और वो लैंड करता है 2 में और उड़ान भरता है 3 से, तो 3 to 2 एक स्पेक्ट्रल लाइन होगी। अगर वो उड़ान भरता है 4 से और लैंडिंग 2 में ही करता है तो 4 से 2 सेकेंड स्पेक्ट्रल लाइन। अगर वो 5th से आता है, 5th से 2 में 3rd स्पेक्ट्रल लाइन। इस तरह
फ्यू स्पेक्ट्रल लाइंस जो हैं, जो बाल्मर ने इंडिकेट 5 साल पहले की थी, रेडबर्ग ने उनको मैथमेटिकली न्यूमेरिकली जो है ना क्वांटिटेटिव मेजरमेंट के साथ उनकी वेवलेंथ बता दी और इस फार्मूले को यूटिलाइज किया। फिर 5 साल बाद 1895 में उसने कहा कि अगर हम एक डिटेक्टर जो है, समझने बात को, थर्मल डिटेक्टर ही ले रहे, रेडिएशन का हीटिंग इफेक्ट होता है ना, अगर मैं रेड कलर जहां पर ऑब्जर्व हो रहा है स्क्रीन पे, थर्मल डिटेक्टर रखता हूं, थर्मोमीटर रखता हूं, तो रेड का जो हीटिंग इफेक्ट होगा, थर्मोमीटर के अंदर जो मर्करी कॉलम है उसको क्या करेगा, हीट प्रोवाइड करेगा, वो रेज हो जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, विच इंडिकेट्स दैट प्रेजेंस ऑफ रेड कलर। लेकिन क्या रेड के इस तरफ और वायलेट के इस तरफ रेडिएशन नहीं हाइड्रोजन से एमिट हो रही थी, नेकेड आई से नजर नहीं आ रही थी। उसने उस थर्मल डिटेक्टर को यहां रखा, थर्मोमीटर को यहां रखा, तो थर्मोमीटर का मर्करी कॉलम, ये जो विजिबल कलर थे, इनकी निस्बत ज्यादा ऊपर चला गया। इट वुड मीन दैट सम इनविजिबल रेडिएशन इज आल्सो एमिटेड आउट फ्रॉम द हाइड्रोजन ट्यूब, फ्रॉम द डिस्चार्ज ट्यूब, ये भी एमिट हो रही हैं, और जो नेकेड आई से नजर नहीं आ रही, तो उनकी भी तो कोई वेवलेंथ होगी ना, उनकी भी कोई फ्रीक्वेंसीज होगी। तो ये ऑब्जर्वेशन वायलेट के राइट साइड भी ऑब्जर्व हुई और रेड के इस साइड भी ऑब्जर्व हुई। यानी हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में लेटर ऑन ये देखा गया अल्ट्रावायलेट रेडिएशन भी एमिट हो रही थी और इंफ्रारेड रेडिएशन भी एमिट हो रही थी। विजिबल तो ये है। तो ये थर्मल डिटेक्टर ने हमें बताया, जब ये एक्सपेरिमेंट कह रहा है कि विजिबल के अलावा इनविजिबल रेडिएशन लॉन्गेस्ट वेवलेंथ और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की एमिट हो रही हैं। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसकी होगी, अल्ट्रावायलेट की, और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किसकी होगी, इंफ्रारेड की। जब एक्सपेरिमेंट ये बता रहा है तो फिर उसको कैलकुलेट करने के लिए भी कोई क्वांटिटेटिव मेजरमेंट होनी चाहिए ना, कोई फार्मूला होना चाहिए। तो रेडबर्ग ने 1895 में इस फार्मूले के अंदर मॉडिफिकेशन की, इसको जनरलाइज किया और इसको जनरलाइज करके इस शक्ल में कन्वर्ट किया। ये इसकी जनरलाइज फॉर्म है जो हम बोर थ्योरी से प्रूव करेंगे। 1/λ RH 1/p² - 1/n², where p is the lowest energy state starting from 1 2 3 4। p की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4, और n की वैल्यू p + 1 p + 2 p + 3 अप टू इन्फिनिटी। यानी व्हेन यू टेक p = 1 तो n स्टार्ट कहां से होगा, p को 1 डाले तो 1 + 1 2 से, तो 2 3 4। व्हेन यू टेक p = 2 तो n कहां से स्टार्ट होगा, 3 से, 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी। जब p 3 होगा तो n 4 5 अप टू इन्फिनिटी। तो इस तरह जो विजिबल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम था हाइड्रोजन के अंदर, ये कुछ लाइंस थी जिन्हें कहा गया स्पेक्ट्रल लाइंस, और ये लाइन मिल के एक सीरीज बनाती हैं जिसे कहा गया बाल्मर सीरीज। ये फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व हुई 1885 में और कंप्रिहेंसिवली कंप्लीट स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन का एक्सप्लेन हुआ 1895 में। और ये देखा गया 1895 में कि विजिबल स्पेक्ट्रल सीरीज जो है, ये विजिबल लाइंस जो हैं, जो बाल्मर सीरीज थी, इसके अलावा 4 अदर सीरीज आल्सो इंक्लूडेड इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, जिनको आप लोग जानते हैं, लेमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पैस्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, फंड सीरीज। सबसे इंपॉर्टेंट बात इनमें जो MCQs या जो क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ करेस्पॉन्ड्स टू लेमन सीरीज, व्हाट इज शॉर्टेस्ट वेवलेंथ करेस्पॉन्ड टू लेमन सीरीज, लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट वेवलेंथ करेस्पॉन्ड टू बाल्मर, पैस्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज एंड फंड सीरीज। तो ये बहुत ही आसान है, एक बहुत ही ईजी वे से मैं आपको सिखाता हूँ कि आपने कैसे याद रखना है। देखें, हाइड्रोजन सिंगलेट स्टेट सिस्टम, अकेला इलेक्ट्रॉन है, और उस अकेले इलेक्ट्रॉन की वजह से आपको जो स्पेक्ट्रल लाइन मिल रही है, स्पेक्ट्रल लाइन क्या है, रेडिएशंस, एनर्जी। एक सिंगल हाइड्रोजन एटम जिसका नेकेड आई के सामने वजूद ही नहीं है। मैंने प्रीवियस लेक्चर में कहा था ना कि एनर्जी का ताल्लुक, रेडिएशन का ताल्लुक, लाइट का ताल्लुक किसके साथ है, एटम के साथ है। तो आज आप कायनात का सबसे सिंपलेस्ट तरीन एटम ले रहे हो, हाइड्रोजन, जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। उस अकेले इलेक्ट्रॉन की वजह से आउटपुट में आपको कितनी रेडिएशंस
हैविंग डिफरेंट वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसीज आउटपुट के तौर पे मिल रही हैं। स्पेक्ट्रल लाइंस मिल के सीरीज बनाती हैं, ग्रुप ऑफ लाइन। तो लेमन सीरीज के अंदर बेशुमार स्पेक्ट्रल लाइंस हैं, एनर्जीज हैं, फ्रीक्वेंसीज हैं। तो हम सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ और सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ को स्टडी करेंगे, इन बिटवीन सारी लाई कर जाएंगी। फिर देखेंगे कि ये स्पेक्ट्रम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो सन से आ रही हैं किस रीजन में लाई करती हैं। तो लेमन सीरीज का स्पेक्ट्रम अपना है, बाल्मर का अपना है, पैस्टन का अपना है। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम लेमन सीरीज। तो लेमन सीरीज में देखें इधर वही फार्मूला 1/λ RH 1/p² - 1/n²। तो p की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी 1, तो n कहाँ से स्टार्ट होगा, क्योंकि p +1 है, तो जब p 1 होगा तो 2, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन। तो आपने इस फार्मूले में क्या किया, 1/λ RH 1/p की जगह 1 का स्क्वायर - 1/n का स्क्वायर। अब लॉन्गेस्ट वेवलेंथ और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कंसेप्ट जरा समझे इसको। जब इलेक्ट्रॉन 2 से 1 में आएगा, यहां देखें तो ये 2 ऑर्बिट करीब के हैं। अगर आप 1 से इलेक्ट्रॉन को 2 में ले जाना चाहते हैं तो आप वर्क डन करेंगे, इसको एनर्जी देंगे। और अगर आप इलेक्ट्रॉन को 1 से इन्फिनिटी में ले जाना चाहते हैं तो आपका अमाउंट ऑफ वर्क डन पहले केस की निस्बत ज़्यादा होगा, यानी आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इस मार्कर को देखें, मेरे हाथ में n = 1, मैं हल्का सा पुश करता हूँ वापस आ गया। लेकिन अगर मैं ज़्यादा हाइट तक ले जाना चाहता हूँ तो मेरा अमाउंट ऑफ वर्क क्या होगा, ज़्यादा होगा, मुझे एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी ना, मैंने ज़्यादा वर्क किया। और ज़्यादा करता हूँ तो थोड़ा और ऊपर जाएगा। तो इट वुड मीन दैट 2 और 1 के दरमियान जो एनर्जी डिफरेंस है फर्स्ट 2 स्टेट की, ये कम है। जब एनर्जी डिफरेंस कम होगा तो जो स्पेक्ट्रल लाइंस एमिट होंगी, जो रेडिएशन एमिट होंगी, उनकी करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ क्या होगी, एनर्जी कम, फ्रीक्वेंसी कम, तो वेवलेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी। एक बड़ा फेमस रिलेशन है, यहाँ पर देखें कि E = HF और C = Fλ। यहाँ से F की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, E = hc/λ। तो अगर फर्स्ट 2 ऑर्बिट का एनर्जी डिफरेंस कम है तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी। इट वुड मीन दैट लेमन सीरीज में लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कब मिलेगी, व्हेन यू पुट p = 1 एंड n = 2। बात ध्यान में आ गई ना। और अगर आप शॉर्टेस्ट वेवलेंथ लेना चाहते हैं तो यू शुड पुट p = 1 एंड n = इन्फिनिटी, क्योंकि इनका एनर्जी गैप सबसे ज़्यादा है और उसकी करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी। यानी अगर इलेक्ट्रॉन n = 2 से उड़ान भरता है और लैंड करता है p = 1 में, तो जो रेडिएशन एमिट करेगा वो 2 से 1 में आते हुए उसकी वेवलेंथ सबसे लॉन्गेस्ट होगी और फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी। और अगर इलेक्ट्रॉन उड़ान भरता है इन्फिनिटी से और लैंड 1 में ही करता है तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी, कम, और एनर्जी क्या होगी, यानी जो रेडिएशन एमिट हुई है, जो फोटॉन रिलीज हुआ है, उस फोटॉन की बात कर रहा हूं कि उसकी एनर्जी ज़्यादा, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, वेवलेंथ कम। तो इन बिटवीन चॉइस बहुत ज़्यादा है। इन बिटवीन चॉइस क्या है, मैं आपको कहता हूं, ये एमसीक्यूज आता है, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ लेमन सीरीज, फर्स्ट लाइन ऑफ लेमन सीरीज। तो क्या करेंगे, P1 ही है, n को क्या डालेंगे 2, तो 2 से 1 में जब इलेक्ट्रॉन जंप करके आएगा फर्स्ट लाइन ऑफ लेमन सीरीज। सेकेंड लाइन ऑफ लेमन सीरीज n क्या डालेंगे 3, p को चेंज नहीं करना है, P1 ही रहेगा, n की वैल्यू 3, तो 3 से 1 सेकेंड लाइन ऑफ लेमन सीरीज, n 4 से 1 थर्ड लाइन, और लास्ट लाइन ऑफ लेमन सीरीज क्या होगी, n इन्फिनिटी और P1। तो ये जो लास्ट लाइन है इन्फिनिटी से 1 में जंप करके आए हैं, एनर्जी तो ज़्यादा है लेकिन वेवलेंथ क्या होगी, कम। और जो पहली लाइन है, ये तरीका है याद रखने का, फर्स्ट लाइन है 2 से 1, इसे कहते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्टेट, कि सबसे ज़्यादा बेस्ट प्रोबेबिलिटी क्या है कि इलेक्ट्रॉन 2 से 1 में जंप करके आए, तो उसकी वेवलेंथ सबसे लॉन्गेस्ट होगी। तो इस तरह इन बिटवीन चॉइस है। तो ये कितनी लाइंस हो जाती हैं, बेशुमार लाइंस होती हैं ना, ये सारी लाइन मिल के एक सीरीज बनाती है जिसको लेमन सीरीज,
और इन तमाम लाइनों से जो वेवलेंथ हमने निकाली इस रिलेशन के तहत, उसका स्पेक्ट्रम लाई करता था अल्ट्रा वायलेट रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो अब पता चला सन से अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन आ रही हैं और अर्थ सरफेस पे हमने ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन डाल के उसके स्पेक्ट्रम को ऑब्जर्व किया तो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन हाइड्रोजन में थी, तो इट मीन सन का जो फ्यूल है उसके अंदर भी क्या है, हाइड्रोजन मौजूद है। कल मैंने कहा था ना कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट कैन बी डन बाय यूजिंग इमिशन स्पेक्ट्रा, कि इसको यूटिलाइज करके आप एलिमेंट को आइडेंटिफाई करते हो। हम प्लैनेट के ऊपर बता सकते हैं कौन सा एलिमेंट है। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए हल्की सी मैंने कैलकुलेशन की है, एक मैं बताता हूँ। P1 और N2 डालें, जब P1 डालेंगे तो 1/1 1 और N2 का स्केयर क्या हो जाएगा 4, तो 4 - 1 3/4, ये इनसाइड आता है। ये 1/λ है, मैंने नीचे लिखा है लैम्डा मैक्सिमम, तो इसका रेसिप्रोकल ले लें क्योंकि आपको लैम्डा चाहिए, तो लैम्डा मैक्सिमम क्या हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 4/3 और R नीचे चला जाएगा 4/3 RH। दिस इज लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। RH की वैल्यू डालें, ये यहाँ पर वैल्यू डालें, इसको सॉल्व करें तो लैम्डा मैक्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी और वो वैल्यू क्या होगी, अल्ट्रा वायलेट रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इसमें लाई करेगी। इसी तरह मिनिमम वेवलेंथ या शॉर्टेस्ट वेवलेंथ P1 और N इन्फिनिटी, याद रख लो कोई भी सीरीज हो, इस फार्मूले में जब n की जगह इन्फिनिटी डालोगे 1 डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी, आंसर हमेशा क्या आएगा 0। तो सिर्फ 1 है ये, तो 1/1 1 - 0, तो 1/λ RH, रेसिप्रोकल लो तो क्या हो जाएगा लैम्डा मिनिमम 1/R। तो इस तरह आप इन दोनों की रेशियो भी निकाल सकते हो कि इन केस ऑफ लेमन सीरीज, ये MCQs बनता है, द रेशियो ऑफ लैम्डा मैक्स टू लैम्डा मिनिमम, यानी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ टू शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की रेशियो ये आपके सामने है कि 4/3 RH डिवाइडेड बाय 1, ये RH ऊपर चला जाएगा, R से कैंसिल, 4/3 आंसर रह जाएगा। अब इसी तरह सेकंड बाल्मर सीरीज पे आ जाएं। बाल्मर सीरीज में P की वैल्यू क्या है 2 और N की वैल्यू 3 4 5 अप टू सो ऑन। तो P की जगह आप 2 डालेंगे, 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। तो बाल्मर सीरीज में सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कब एमिट होगी, व्हेन यू टेक P = 2 एंड N = 3। तो 3 से 2 में जब इलेक्ट्रॉन जंप करके आएगा, इसको इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन भी कहते हैं, तो फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, तो ये कितनी बनती है जरा गौर करें, 2 का स्क्वायर, P को 2 डालें, 2 का स्क्वायर 4, N = 3, 3 का स्क्वायर 9, इन दोनों का LCM 36, तो ऊपर आएगा 9 - 4/36, बाहर RH भी है, तो इसका रेसिप्रोकल लें, 9 - 4 ये बनता है 5/36, तो रेसिप्रोकल लेंगे 36/5 RH, तो ये आपके पास लैम्डा मैक्स आ जाएगा। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ P = 2 और N = इन्फिनिटी, तो जब इन्फिनिटी डालेंगे सेकेंड टर्म 0, P की जगह 2 डालेंगे तो 4, तो 1/4, तो RH 1/4, रेसिप्रोकल लें 4/RH, ये शॉर्टेस्ट वेवलेंथ आ जाएगी। तो बाल्मर सीरीज जैसे मैंने पहले कहा कि इसका स्पेक्ट्रम किधर लाई करता है, विजिबल पार्ट में। थर्ड वन आए पैस्चन सीरीज। पैस्चन सीरीज में P3 और N क्या होगा 4 5 6 अप टू सो ऑन। तो इस फार्मूले को मॉडिफाइड करें, P की जगह 3 का स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। आपने P की वैल्यू को देखना है। P अगर आप असाइन कर ले तो N 1 टाइम ग्रेटर स्टार्ट होगा P से, तो जब लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होगी P3 और N क्या हो जाएगा 4। ठीक है, इस फार्मूले को सॉल्व कर ले। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए P3 और N इन्फिनिटी, तो इसी तरह 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9, और ये सेकेंड टर्म 0 हो जाएगी, तो रेसिप्रोकल ले 9/RH। तो पैस्चन सीरीज का स्पेक्ट्रम जो है इंफ्रारेड रीजन में लाई करता था। ठीक है, वो जो विजिबल से नीचे आ रहा है, जिसकी वेवलेंथ जो है वो स्लो एंड स्टेडी क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। फोर्थ सीरीज ब्रैकेट सीरीज, P4 और N की वैल्यू 5 6 अप टू सो ऑन। फिर फार्मूले को मॉडिफाइड करें तो P की जगह 4 का स्क्वायर और N की वैल्यू एज इट इज रहेगी। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए P4 और N 5 होगा, यानी मोस्ट प्रोबेबल स्टेट 5 से 4 में लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ ब्रैकेट सीरीज। और अगर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ लेते हैं P4 और N इन्फिनिटी, तो यहाँ पर भी बहुत सी स्पेक्ट्रल लाइन होगी और इसका स्पेक्ट्रम इंफ्रारेड में लाई करेगा। लास्ट वन फंड सीरीज, जिसमें P5 और N क्या होगा
6, 7 अप टू सो ऑन। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए P 5 और n की वैल्यू क्या होगी 6। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए P 5 और n इन्फिनिटी। तो इस तरह ये सीरीज भी जो है ये किस में लाई करेगी, इंफ्रारेड रेंज में लाई करेगी। तो ये इसका कंप्लीट स्पेक्ट्रम था। एक ऐसी गैस, एक ऐसा एटम विच कंटेन सिंगल इलेक्ट्रॉन इन देयर ग्राउंड स्टेट। तो थिंक अबाउट दोज एलिमेंट विच कंटेन्स मैनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। इसके करीब तरीन आता है हीलियम 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, लिथियम 3 इलेक्ट्रॉन, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इस तरह मैग्नीशियम करते जाएं। तो वो एलिमेंट जिनके ऑर्बिट्स में ग्रेटर देन 90 और 100 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उनका स्पेक्ट्रम कितना कॉम्प्लिकेटेड होगा। यानी अगर आपके पास एक हैवियर एलिमेंट है तो उससे आप आउटपुट में क्या ले सकते हैं, रेडिएशन ले सकते हैं, एनर्जी रिलीज कर सकते हैं, एनर्जी आउटपुट के तौर पे ले सकते हैं। तो दिस इज़ अबाउट हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट हम लोग बोयर एटॉमिक मॉडल या बोयर थ्योरी स्टडी करेंगे, जिसमें मुख्तलिफ रिजल्ट्स प्रूव होंगे। उनमें से एक ये वाला रिजल्ट भी होगा, ये फार्मूला भी होगा। ये एम्पेरिकल फार्मूला था, ये प्रूव नहीं किया गया था, डायरेक्ट लिखा गया, लेकिन बोयर ने जब इसको प्रूव किया तो ये इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा था। ओके, सी यू अगेन।